लेकिन अचानक से उन दोनों घुड़सवारों को मारता हुआ तीसरा घुड़सवार आगे निकल जाता है। राणा को लगा कि अगर युद्ध करने ये आया ही है तो पहले इसको मार के ही आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन है। लेकिन वो था कौन? उनका अपना भाई शक्ति सिंह। नमस्कार मित्रों, हल्दी घाटी के 12वें सर्ग में आपने देखा कि महाराणा और मानसिंह आमने सामने आते हैं। महाराणा अपने भाले से प्रहार करते हैं और मानसिंह हौदे में छुप जाता है। पिलवान मर जाता है, हाथी घायल हो जाता है और मानसिंह भी घायल हो जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन बनती है। पहली तो ये है कि मानसिंह घायल होकर के भाग जाते हैं या उनके सैनिक उनको भगा लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रताप जो है गिर जाते हैं बहुत बुरी तरह। अब उनके विश्वास पात्र मित्र झाला आते हैं। सरदार झाला क्या करते हैं, उनका मुकुट खुद पहन लेते हैं कि अगर वध होता है, मृत्यु होती है तो मेरी हो। सरदार रहेंगे, प्रताप रहेंगे तो मेवाड़, चित्तौड़, राजस्थान फिर से हड़प लिया जाएगा। और उनसे ये कहते भी हैं कि आप जाइए, मैं देखता हूँ। तो कुल मिला करके ना सेनापति इधर है न सेनापति उधर है। मान सिंह भी भाग गए हैं घायल होकर और प्रताप को भी जाना पड़ रहा है। तो युद्ध जो हो रहा है वो सैनिकों में हो रहा है। तो पंक्तियां हैं कि जो कुछ बच गए सिपाही शेष, उनको हट जाने का दे आदेश, अपने भी हट गया नरेश, वह मेवाड़ गगन राकेश। और प्रताप के हटते ही वो तो झाला थे, प्रताप बनके लड़ रहे थे। विकराल महाकाल की तरह युद्ध हो रहा है और युद्ध करते करते उन्हें वीरगति प्राप्त होती है। और उस पर तन मन धन बलिहार, धन्य है झाला का परिवार। और राणा ने कह कह शतबार, कुल को दिया अमर अधिकार। ये बलिदान शायद इतिहास में अद्वितीय है कि ऐसे लोग भी हमारे इतिहास में रहे हैं कि अपने नेता के लिए, राजा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने में हिचकते नहीं हैं। और अब राणा की स्थिति आप देखिए कि काफी कुछ मेवाड़ खो चुका था। मानसिंह दूर भाग चुका था, युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, निर्णायक स्थिति में युद्ध नहीं है। कितनी हत्याएं हो गई हैं, कितना नरसंहार हो गया है, काफी कुछ जा चुका है। राणा खड़े देख रहे हैं कि स्वतंत्रता तो अभी भी काफी दूर है, कि बढ़ता जाता विकल अपार, घोड़े पर हो व्यथित सवार। सोच रहा था बारंबार कि कैसे हो माँ का उद्धार। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि स्वयं महाराणा बहुत दुखी है और सोच रहे हैं कि इस जननी का उद्धार कैसे हो, इस मिट्टी का ऋण कहाँ से चुकाऊं मैं। इतना बलिदान तो पहले ही दे चुका हूँ। मैंने किया मुगल बलिदान और लोहू से लोहित मैदान, बचकर निकल गया पर मान, पूरा हो न सका अरमान। इतना कुछ करने के बाद भी मान भाग जाता है। अब कैसे बचे देश सम्मान, कैसे बचा रहे अभिमान, और कैसे हो भूखा उत्थान, ए मेरे एक लिंग भगवान। आप राणा की व्यथा देख रहे हैं कि एक लिंग भगवान, अब क्या करूं मैं। स्वतंत्रता का झगड़ा दान, कब गरजेगा राजस्थान। और उधर उड़ रहा था बाज, रख कर स्वामी रक्षा का ध्यान। ये सारी बातें राणा सोच ही रहे हैं कि इतने में घोड़ा जो उनको लेके उड़ चलता है। स्वामी को बचाना है। अब इतना सेंस उस पशु में भी था। इतिहासकार कहते हैं वो पशु नहीं था, वो उनका भाई जैसा था। इतनी समझदारी उसने विकसित कर ली थी कि महाराणा सुरक्षित कहाँ पे हैं, निकल जाता है उनको लेके। उस विहंगम पहाड़ी में नदी, नाले, झरने, कांटे, सब कुछ कूदते भागते वो नदी के तीर पहुंच जाता है। नदी को देखकर राणा सोचते हैं कि इसको पार कैसे करूं। ये सोचते ही हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोच ही रहे होते हैं कि घोड़ा उस पार है। अब राणा के घोड़े से किसी ने पहचान लिया कि राणा भाग रहे हैं। अब दृश्य कुछ ऐसा है कि राणा आगे चल रहे हैं, पीछे दो घुड़सवार चल रहे हैं और उनके पीछे एक और घुड़सवार चल रहा है। लेकिन अचानक से उन दोनों घुड़सवारों को मारता हुआ तीसरा घुड़सवार आगे निकल जाता है। राणा को लगा कि अगर युद्ध करने ये आया ही है तो पहले इसको मार के ही आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन है। लेकिन वो था कौन? उनका अपना भाई शक्ति सिंह। अब शक्ति सिंह का भ्रातृत्व प्रेम उमड़ जाता है और राणा को देखकर रोने लगते हैं। भुजा पसारे कहते हैं कि ओ नीले घोड़े वाले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और राणा ने पीछे से सुने तार पुकार, पीछे देखा एक सवार और हय से उथल पड़ा तत्कार, हाथों में लेकर तलवार। राणा उसको वैरी जान, काल बन गया कुंतल काल। बोला कर ले शोड़ित पान, आ तुझको भी दे बलिदान। राणा उतरकर उसे युद्ध करने जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रो रहा है, झरझर आंसू गिर रहे हैं और वो कह रहा है कृपया मुझे माफ कर दो। शक्ति सिंह कहते हैं कि करुणा कर तू करुणागार, दे मेरे अपराध विसार, या मेरा दे गला उतार, तेरे कर में है तलवार। कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में तलवार है राणा, या तो मुझे माफ कर दो या मेरा वध कर दो, आज मैं ऐसे जी नहीं सकता। अब यह कहकर शक्ति सिंह और विलाप करते हैं। राणा से ये देखा नहीं जाता, उठकर अपने भाई को गले लगा लेते हैं। और यहाँ दोनों भाई मिल रहे हैं, तब तक पीछे क्या हो रहा है। चेतक बहुत घायल हो चुका है, भाले, बरछी, तलवार, कटार सब लगी हुई है, पूरी तरह से घायल है, गिरा पड़ा है। अब ये भी नदी में कूदी थी उसने,
और तब तक चेतक कर चित्कार गिरा धर पर देह विसार, और लगा लौटने बारंबार बही रक्त की धार विसार। बरछे असी भाले गंभीर, तन में लगे हुए थे तीर, और जर्जर उसका हुआ शरीर। चेतक था व्रण व्यथित अधीर, और करता घावों पर धृगकोर, कभी मचाता भीषण शोर, और कभी देख राणा की ओर रो देता था प्रेम विभोर। दुख से व्याकुल था वो, हिनहिना रहा है, गिर पड़ा हुआ है। आपको पता है घोड़े बैठते नहीं, लेकिन वो बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ है, रो रहा है, और राणा की ओर देखकर प्रेम से भी रो रहा है। लोट लोट सा व्यथा महान, यश का फहरा अमर निशान, और राणा गोदी में रख शीश, चेतक ने कर दिया प्यार। राणा की गोदी में अपना सर रख करके चेतक प्राण छोड़ देता है। चेतक को जाता हुआ देख राणा सह नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महापुरुष कभी विलाप नहीं करता, वो आज विलाप कर रहा है कि हाँ चेतक, तू पलके खोल, कुछ तो उठकर मुझसे बोल। मुझको ना तू बना असहाय, मत तू बन जा निठुर निबोल। मिला बंधु जो खोकर काल, तो चेतक तेरा ये हाल। हाँ चेतक हाय, कहकर लिपट गया तत्काल। अभी न तो मुझसे मुख मोड़, तो इस तरह नाता न तोड़। इस भवसागर बीच अपार, दुख सहने के लिए न छोड़। कहते हैं कि इस बीच में अधर में छोड़ के मत जा चेतक। बैरी को देना परिताप, गज मस्तक पर तेरी टाप। अभी तो तुझे बैरी को परिताप देना है, उस हाथी के मस्तक पर फिर तेरे टाप देना है। फिर तेरी ये निद्रा देख, विष सा चढ़ता है संताप। तो वही तो है ना चेतक, जो हाथी के सर पर चढ़ के अपनी टाप से उसके मस्तक पे वार करता था। तू लेट नहीं सकता, तू जा नहीं सकता, तू छोड़ नहीं सकता मुझे। अब कहते हैं कि मेरा हाथी राम प्रसाद भी चला गया और तू भी जा रहा है। अब मैं किस पर गर्व करूंगा, किस पर छाती उत्तान करूंगा, किस पर देश करे अभिमान, किस पर हो छाती उत्तान। भाला मौन मौन असिम्यान, इस पर कुछ तो कर तू ध्यान। लेकर क्या होगा अब राज, क्या मेरे जीवन का काज। और पांडे जी कहते हैं कि पाठक तू भी रो दे आज, क्योंकि रोता है भारत सिरताज। लेकिन राणा बहुत दूर भाग तो नहीं पाए थे, मुगल सेना फिर आ सकती थी। इसलिए शक्ति सिंह अपना घोड़ा देकर कहते हैं कि आप जाओ। और हल्दी घाटी का जो दृश्य है, इससे ज्यादा विभत्स दृश्य आपने कहीं नहीं सुना होगा। कि इतनी लाशें वहां गिर गई थी कि अवनी ने तड़प तड़प कर रात भर आंसू बरसाया, कि रात में जो बादल थे वो बरस रहे हैं, मानो बादल या आकाश भी रो रहा है। और लेकर संताप सवेरे धीरे से दिन कर आया। जब सुबह होती है, आप कल्पना करें कि वहां पर कम से कम 10 से 15 हजार लाशें गिरी पड़ी हैं। मुगलों की, राजपूतों की, गजों, बाजियों, अश्वों सब मिला करके वहां पे ऐसे लाशें गिरी पड़ी हैं। धड़ अलग हुए हैं, सुंड अलग हुए हैं, हाथ पांव आंतें आंखें सब निकली पड़ी हैं। और ऊपर से बारिश हो गई है, वहां कीचड़ हो गया है, खून मांस के लोथड़े बह रहे हैं, पानी ऊपर से बह गया है। दृश्य कैसा है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप विभत्स दृश्य, घृणित दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो कृपया अभी आप वीडियो बंद कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, आपसे युद्ध शुरू होगा। क्योंकि अब जो दृश्य का वर्णन होने वाला है वो शायद एक सामान्य पुरुष नहीं देख पाएगा, नहीं सुन पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ये 14वां सर्ग पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। प्रयास करता हूँ कि लोहू से लोहित, मतलब जो सावन की जो घासें हैं, हरी हरी घासें थी, बारिश होती थी तो घासें उगती थी, वो घासें हरी होती हैं, आपको पता है। अब लोहू से वो लोहित हो गई हैं, कि लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें, और सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। अब कौवे आंखें निकाल कर उड़ जाते और क्षण भर उड़ के फिर आ जाते, और शव जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। वर्षा सिंचित विष्ठा को ठोरों से बिखरा देते, कर काँव काँव कौवे उसको भी 2-4 कवर ले लेते। गिर पर डगरा डगरा कर खोपड़ियां फोड़ रहे थे, मल मूत्र रुधिर चीनी के शरबत से घोल रहे थे। भोजन में श्वान लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, और खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते नेटे। और लाशों के फाड़ उदर को खाते खाते लड़ जाते, और पोटी पे थूथू देकर चर चर नसें चबाते। तीखे दांतों से हाय के दांतों को तोड़ रहे थे, लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर वे हाड़ निचोड़ रहे थे। जम गया जहां लोहू था, कुत्ते उस लाल मही पर इस तरह टूटते जैसे मारजार सजाओ दही पर। आंखों से निकले कीचड़ खेखार लाल मुर्दों की, सामोद चाट करते थे दुर्दशा मतंग हृदों की। उनके न दांत घुसते थे हाथी की मोटी चमड़ी में, वे कभी उलझ पड़ते थे अरि दाढ़ी के बालों में, और चोटी घसीट चढ़ जाते अरि की उन्नत चोटी पर, और गुर्रा गुर्रा भिड़ते थे मुर्दों की सड़ी भोटी पर, और ऊपर मंडरा मंडरा कर चीलें बिट कर देती थी, और लोहू में लोथ लपट कर चंगुल में भर लेती थी। पर्वत वन में खोहों में लाशें घसीट कर खाते, कर गुत्थम गुत्थ परस्पर गीदड़ खींच कर खाते। दिन के कारण छिप छिप कर तनु ओट झाड़ियों मेवे, इस तरह मांस चुबलाते जैसे हों सूखे मेवे। और अगली पंक्ति से ज्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता कि खा मैदा सड़ा हुलक कर दिया वमन अवनी पर। किसी ने उल्टी कर दिया कुछ खा के, और झट उसे अन्न जंबुक ने खा लिया खीर समझकर।
पर्वत श्रृंगों पर बैठी थी गीधों की पंचायत, और वह भी उतरी खाने की सामोद जानकर शायद, और पीते थे पीव उधर की बरछी सम चोंच चुभाकर, और सानंद घोंट जाते थे मुख में शव नसें दबाकर, और हय नरम मांस खाकर नर के कंकाल मधुर चुबला दे, और कागज समान खर 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 कर गज के खाल फाड़ जाते। इस तरह सड़ी लाशें खाकर मैदान साफ कर दिया तुरंत, और युग युग के लिए महीधर में गीधों ने भय भर दिया तुरंत। हल्दी घाटी संगर का हो गया धरा पर आज अंत, पर हाँ उसका ले व्यथा भार बन बन फिरता है मेवाड़ कंत। तो 14वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है कि राणा वन में चले जाते हैं। दृश्य कितना विहंगम, कितना विभत्स, कितना घृणित है, और अब जो होने वाला है वो शायद अद्वितीय होगा, क्योंकि राणा के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले काफ़ी कुछ था, अब कुछ नहीं है। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो आप नहीं रहते, आप अनंत हो जाते हैं। तो एकलिंगनाथ के जय बोलकर इस युद्ध को ख़त्म करते हैं। कैसे? मेवाड़, चित्तौड़, राजस्थान जीतते हैं कल।